अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 1 बिज़नेस स्टडीज़ ओ लेवल बिज़नेस स्टडीज़ का जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर जितना भी नॉलेज यूज़ हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ज़ाहिर है एक यूनिट एक क्लास में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होगा, सो आई ट्राई कि मैं आपको पहले 2 चैप्टर्स जो है यूनिट नंबर 1 के वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सो बिज़नेस स्टडीज़ में जो यूनिट नंबर 1 है उसके अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी। First of all, we define what business is when we go into the details of factors of production that are required to produce goods and services, and then we look into the basic concepts like needs, wants, scarcity of resources, opportunity cost, and value added. So these are the concepts that are discussed in chapter number 1, unit 1 of business studies O level and IGCSE definitely. So first of all, we define what business is. So business is an economic activity that is undertaken to produce goods and services with a view to earn profit. So business, the main purpose of business is to earn profit. So ये ज़हन में रखें कि business activity का जो main purpose होता है, definitely business activity is done to produce goods and services to satisfy needs and wants of the consumers, but the main purpose, the primary goal is to earn maximum possible profit. चैप्टर नंबर 1 में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में नीड्स, वांट्स, स्कार्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। नीड्स आर द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अच्छा, नीड्स की बेसिक फीचर होता है कि दे आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल और लिविंग। जैसे अगर आपको इनकी नीड्स पूरी ना हो तो सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता। But on the other hand, wants are the desires for luxury products and they are not essential for living. For example, desire for a big house, desire for a big car, swimming pool, beauty creams, branded clothes, shoes and watches, even perfumes. These are kind of things that are basically the part of wants because they are not essential for living. However, if wants are satisfied, they make life comfortable. Okay, so needs, wants, then comes scarcity of resources. Scarcity of resources mean resources are limited while wants are unlimited. अच्छा, wants का एक मेन फीचर होता है कि इनकी कोई लिमिट नहीं होती. When one set of wants is satisfied, another set of wants is automatically created. जैसे अगर आप अपने चाइल्डहुड की बात करें तो उसके टाइम पे आपके पास जो wants थी वो डिफरेंट थी, लेकिन आज क्या है वो wants नहीं है, वो अब वांट्स आपकी डिफरेंट है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी जो वांट्स की नेचर है वो इवॉल्व होती रहती है और चेंज होती रहती है, तो इसलिए वांट्स को कहा जाता है कि दे आर ऑलवेज अनलिमिटेड। एंड बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स पीपल फील द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं दे आर नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स, सो फॉर दैट दे हैव टू मेक चॉइसेस। जब वो अपनी पूरी हर वांट को पूरा नहीं कर सकते तो उनके पास फिर क्या होता है कि दे हैव टू मेक चॉइसेस, और जब वो चॉइसेस करेंगे तो ज़ाहिर है जब वो एक चीज़ चूज़ करेंगे दूसरा उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब वो ऐसा करते हैं तो हमें एक और कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करें तो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन टू चूज़ अनदर आइटम। फॉर एग्जांपल, जैसे हर चीज़ की लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। लाइफ में हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, एवरी एक्टिविटी हैज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बच नहीं सकते। इन ईच केस यू हैव टू फेस दैट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस स्टडीज़ की क्लास इस टाइम पे अटेंड कर रहे हैं और सुन रहे हैं लेक्चर को, तो इट मीन्स कि इस टाइम पे जो भी इसके अलावा कुछ आप कर सकते थे वो आपने सेक्रीफाइस कर दिया, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाजमी नहीं हमेशा फाइनेंशियल टर्म्स में हो, नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, हो सकता है आप इस टाइम पे सोते हो, रेस्ट करते हो, नींद पूरी करते हो, या फिर आप गेम्स करते हो, जिम जाते हो, या मूवी देखते हो, कोई भी काम जो इस टाइम पे कर सकते थे अब आपने सेक्रीफाइस कर दिया। ये एक नॉन इकोनॉमिक बेसिकली आपके पास यहाँ पे लाइक कोई फाइनेंशियल टर्म्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं फेस की, जिसको हम कह दें कि जी आपने इतने डॉलर्स का रेस्ट सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो आप उसको फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह से ये फाइनेंशियल टर्म्स में भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपके पास $10 हैं, $10 के साथ आप 2 प्रोडक्ट्स थी जो आप ख़रीद सकते थे, उनमें से एक ख़रीद सकते थे, दूसरी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। जो आप ख़रीदेंगे वो आपको मिल जाएगी, जो आप छोड़ेंगे वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी।
इसी तरह से अगर आपके पास $1000 है और $1000 का आपके पास ऑप्शन थी कि आप एक मोबाइल फ़ोन बाय कर लें या एक लैपटॉप बाय कर लें, अगर आप लैपटॉप परचेज़ कर लेते हैं तो मोबाइल फ़ोन सेक्रीफाइस हो जाएगा, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर केस में फ़ेस करनी ही करनी है, इससे आप बच ही नहीं सकते। एक और कॉन्सेप्ट जो यूनिट नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में इन्वॉल्व है, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे सपोज करें एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका एक्सपेंस कितना आया और वो मार्केट में सेल कितने में हो रहा है, उन दोनों की जो वैल्यू होगी, उसका जो डिफरेंस होगा, उसको वैल्यू एडेड कहते हैं। जैसे सपोज करें जब आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट पे जितनी कॉस्ट पे खाना बनता है उतने पे तो नहीं बेचेंगे आपको, वो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन उसमें करके बेचते हैं। अब क्या होगा, लाइक उनको सपोज करें कॉस्ट है $10 की, बट वो आपको $20 में बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? बिकॉज दे नीड प्रॉफिट, दे नीड एक्स्ट्रा मनी टू मीट ऑल टाइप ऑफ अदर एक्सपेंडिचर, बिकॉज उन्होंने एक सर्टन जगह पे सपोज करें उन्होंने रेंट पे जगह ली हुई है, उन्होंने स्टाफ हायर किया हुआ है, उन्होंने आपके लिए टेबल सजाए हुए हैं, ये सारा काम उन्होंने किया हुआ है। तो ये ज़ाहिर की कॉस्ट कैसे पूरी होंगी अगर वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। सो जितना उन्होंने वैल्यू एडिशन की, वो दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट। सो ये एक कॉन्सेप्ट यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में ये भी डिस्कस होता है। इसके अलावा चैप्टर 1 की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या चीज़ है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं पॉसिबली, वो आपको पता होना ज़रूरी है। सो स्पेशलाइजेशन क्या है, नाम से आपको यहाँ पे ज़ाहिर हो रहा है कि स्पेशलाइजेशन इज़ a process in which labor is divided in a way that one person performs one task। ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी में हम हर चीज़ हर टाइम पे कर सकें, हमें कुछ ना कुछ स्पेशलाइज करना पड़ता है। पहले क्या होता था, जब मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, जब पैसा इन्वेंट नहीं हुआ था, तो उससे पहले लोग क्या करते थे, अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है, स्पेशलाइजेशन का दौर है। जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उस चीज़ में आप फोकस कर लें, उस चीज़ से आपको पैसे के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में रिवॉर्ड मिल जाता है, और उस कैश के साथ आप मनी के साथ जो मर्ज़ी चीज़ें बाय करना चाहें। लेकिन जब बार्टर ट्रेड होता था, जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होती थी, उस टाइम पे स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, क्योंकि हर किसी को अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद बनाने की कोशिश करनी पड़ती थी। ठीक है। सो लेकिन स्पेशलाइजेशन क्या है कि वन पर्सन परफॉर्म्स वन टास्क। अच्छा, स्पेशलाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे हो, ये रीजनल लेवल या नेशनल लेवल पे भी हो सकती है, या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हो सकती है। रीजनल लेवल का मतलब है कि एक सर्टन रीजन है जो किसी खास चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। जैसे पाकिस्तान में अगर एग्जांपल ले लें तो मुल्तान रीजन जो है दैट इज़ मोर स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज़। इसी तरह से लाइक सियालकोट जो है वो स्पोर्ट्स आइटम के लिए ज़्यादा, आइटम्स के लिए ज़्यादा मशहूर और स्पेशलाइज्ड है, वहाँ पे ज़्यादा इन चीज़ों की प्रोडक्शन होती है। इसी तरह से इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है। जैसे बिज़नेस स्टडीज़ का जो टीचर है वो स्पेशलाइज्ड है बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाने में, तो इट मीन कि ही इज़ इंडिविजुअली स्पेशलाइज्ड। अगर वो इकोनॉमिक्स के टीचर और इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज्ड है तो अगेन दिस इज़ काइंड ऑफ इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन। इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन में आप हर चीज़ नहीं करते, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, उस चीज़ पे फोकस करते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होता है, आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा क्वालिटी अच्छी दे सकते हैं, एज अ रिज़ल्ट आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। और जितने ज़्यादा आप पैसे कमाएंगे आप उतना रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, और उन पैसों से आप अपनी हर नीड एंड वांट को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा क्या है, स्पेशलाइज क्यों करते हैं लोग। जैसे सपोज़ करें कि हम मेडिकल साइंस में भी देख लें तो वहाँ पे हर टाइप के अलग डॉक्टर्स होते हैं। ब्रेन के लिए अलग डॉक्टर है, हड्डियों के लिए अलग डॉक्टर है, किडनीज़ का डॉक्टर्स अलग हैं। सो आप देखते हैं कि वहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन होती है। उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप रिपीटेडली एक ही काम करते रहेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उसमें, आपकी स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है, आप जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। उसका फ़ायदा सिर्फ प्रोड्यूसर को नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होता, बल्कि वर्कर को भी होता है, और जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी फ़ायदा होता है। वर्कर्स को क्या फ़ायदा होगा कि उनका काम आसान हो जाता है, एक ही काम है, रिपीटेडली वही करना है, स्पेशलाइज्ड हैं तो वो जल्दी से अपना काम कर लेंगे, क्वालिटी अच्छी दे देंगे, और रिवॉर्ड के तौर पे पैसे उनको अच्छे मिल जाएंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स। फर्म्स को क्या होगा कि बल्क में प्रोडक्शन होगी, लार्ज आउटपुट प्रोड्यूस होगा, एवरेज कॉस्ट कम होगी, जितना स्पेशलाइज्ड लोग काम करेंगे
वो वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे एंड एज अ रिजल्ट आउटपुट बढ़ेगा और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो बिज़नेस प्रॉफिट्स भी बढ़ सकते हैं और बिज़नेस फिर फर्दर एक्सपैंड भी कर सकता है, बढ़ भी सकता है। जितना ज़्यादा आउटपुट, जितना प्रोडक्शन ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, वो उन प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके बिज़नेस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिज़नेस को, या फिर न्यू वेंचर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे और भी बिज़नेस एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। एक फ़ायदा ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें ये फ़ायदा होता है कि जब आप स्पेशलाइज्ड हैं, किसी एक ख़ास चीज़ में फोकस्ड हैं, अच्छी क्वालिटी, रिफाइंड क्वालिटी बनाते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस गुड्स आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट करने का क्या फ़ायदा होगा कि आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं, आपके पास लाइक फॉरेन करेंसी आता है, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होता है, आपकी करेंसी की वैल्यू भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। लेकिन स्पेशलाइजेशन के सिर्फ फ़ायदे ही नहीं हैं, नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या हो सकता है कि एक काम कर करके कई दफ़ा लोग बोर हो जाते हैं, मोनोटोनस कॉज होती है। ठीक है, तो जब आप मोनोटोनस कॉज होगी तो आप अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं और इंटरेस्ट लूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है, बिज़नेस को लॉस होना शुरू हो जाएगा, इंडिविजुअल को लॉस होगा क्योंकि उसकी रिप्यूट ख़राब होगी, उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं होगी तो रिप्यूट ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो ये स्पेशलाइजेशन के कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप ओवर स्पेशलाइज कर लेते हैं कंट्री वाइज, के पाकिस्तान जैसे सपोज करें किसी खास चीज़ में स्पेशलाइज कर लेता है, बाकी सारी चीज़ें फिर उन्हें इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी। जब आप इंपोर्ट करवाएंगे तो सारे आपकी फिर डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज़ पे बढ़ जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। जैसे आपने कोविड-19 के दौरान देखा होगा कि क्या हुआ कि लाइक किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन नहीं रहा था कंट्रीज़ के दरमियान में, ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो गई थी, गुड्स एंड सर्विसेज, पैसेंजर्स की मूवमेंट, कुछ भी नहीं रहा था उस टाइम में। तो अब ऐसे टाइम में अगर खुदा न खास्ता ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल होती है कि आप चीज़ें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर सकें या उनको एक्सपोर्ट कर सकें। ज़ाहिर स्पेशलाइजेशन की वजह से अगर आपने बल्क में प्रोड्यूस कर लिया था बट नाउ यू आर नॉट इन द पोजीशन टू एक्सपोर्ट दोज एक्स्ट्रा गुड्स टू अदर कंट्रीज़, देन ऑल इज़ वेस्टेड डेफिनेटली। इसी तरह से अगर आप इंपोर्ट करवा रहे थे और स्पेशलाइज थे किसी चीज़ में, आप इंपोर्ट नहीं करवा पा रहे तो फिर भी आपके लिए उसी तरह से प्रॉब्लम होगी। सो ये स्पेशलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। स्पेशलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि आप दूसरे जो वर्कर्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनके ऊपर आपकी रिलायंस बढ़ जाती है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जब आप लाइक हर बंदा एक काम कर रहा है तो फिर ज़ाहिर है एक बंदा अपना काम कंप्लीट करेगा तो वो दूसरे को हैंड ओवर करेगा, तीसरे को हैंड ओवर करेगा, चौथे को, इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक चेयर बनानी है, इस वक्त चेयर्स मेरे सामने पड़ी हैं तो इसकी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आपको चेयर्स बनानी है तो एक बंदा होगा जो कटिंग करेगा, टिम्बर को कट करेगा, दूसरा होगा जो उसको असेंबल करेगा, तीसरा होगा उसको पोशिश करेगा, चौथा उसको पेंट करेगा, फिर जाके फाइनली वो रेडी होगी और फाइनल मार्केट में जाके सेल होगी। अब ये जो प्रोसेस है इसमें किसी भी लेवल पे अगर कोई इंडिविजुअल किसी दिन एब्सेंट है तो वो प्रोसेस रुक जाता है, लाइक क्योंकि बिकॉज यू हैव ऑलरेडी split up the process into different processes. One person is doing one job. अगर वो absent है तो बाकियों को काम नहीं मिलेगा। इस तरह से स्पेशलाइजेशन का ये भी एक नुकसान होता है कि दूसरों पे डिपेंडेंसी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास लाइक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की डिस्कशन होती है, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की या टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ की डिस्कशन होती है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमारे पास 3 होती हैं। वन इज़ कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिलो और अबव द सॉइल। जैसे सपोज करें माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, फार्मिंग हो गया, ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। वी एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज टू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री या सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आप जो प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल आपको मिला था, अब आप उसको प्रोसेस करेंगे, उससे फिनिश गुड्स बनेंगे और वो फिनिश गुड्स आप एक्सपोर्ट कर देंगे या विद इन द कंट्री अपने लोगों को कंज्यूम करने के लिए आप सेल कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब ये जो रॉ मटेरियल है, टिम्बर है, ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा, उसको हम वहाँ से लेके आएंगे, फिर हम उसको जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कारपेंटर्स हैं, वो उसको टिम्बर को यूज़ करके एक चेयर मैन्युफैक्चर करेंगे, बेड बनाएंगे, सोफ़ा बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे,
इस तरह की चीज़ें बनाएंगे और डोर्स बनाएंगे, विंडोज़ बनाएंगे। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम दो प्रोसेसेस करते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कहलाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आप मटेरियल लेके आते हैं, जैसे रोड की कंस्ट्रक्शन है, ब्रिजेस बनाने हैं, हाउसेस बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, तो इसके लिए क्या होता है मटेरियल लेके आते हैं और मटेरियल से सेमी फिनिश्ड गुड से फिनिश्ड प्रोडक्ट एक हाउस बना लेते हैं या आप एक रोड बना लेते हैं जिसको फर्दर लोग यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, वी एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, then in secondary industry we manufacture goods using those natural resources, and then what is tertiary industry? Tertiary industry is a type of industry where services are provided to the ultimate consumers. जैसे फॉर एग्जांपल इसी सेम एग्जांपल को फॉलो करें, प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें टिम्बर मिली, टिम्बर से हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री में चेयर्स मैन्युफैक्चर की, प्रोड्यूस की, और टर्शियरी इंडस्ट्री यानी शोरूम पे जाके हम इन चेयर्स को सेल करेंगे। सो शोरूम की जो सर्विसेज हैं वो हमारे लिए टर्शियरी इंडस्ट्री या टर्शियरी सेक्टर आ जाता है। तो जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी होती है उनको हम इन 3 सेगमेंट्स में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसका फर्दर कंपैरिजन करें, 2 तरह की कंट्रीज़ होती हैं, एक डेवलप्ड होती हैं जो अमीर कंट्रीज़ कहलाती हैं, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं जिन्हें हम पुअर नेशंस कहते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा जो फोकस होता है वो प्राइमरी सेक्टर पे होता है, लाइक जैसे फार्मिंग, फिशिंग, इस तरह के काम। जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, ये वो कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा रिलायंस इनकी प्राइमरी सेक्टर पे है, फार्मिंग पे है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री कम होती है, इसके अंदर टर्शियरी सबसे कम होती है। लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस होता है उनका फोकस ज़्यादा होता है टर्शियरी सेक्टर के ऊपर। और सबसे अच्छी बात है कि आपका ज़्यादा फोकस अगर टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ पे है तो ज़ाहिर है आपकी मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम अर्निंग होती है और आपका जीडीपी एकदम से बूस्ट होता है, कंट्री को ग्रो करना काफ़ी आपके लिए आसान होता है। ये आपके पास फ़ायदा है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जनरली उनकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। जैसे हम फ्रूट बना रहे हैं, अगर प्रोड्यूस करें तो फ्रूट जितना हम प्रोड्यूस कर लें, एक पूरा शिप हम फ्रूट का भेज देते हैं, वेजिटेबल्स का भेज देते हैं, यहाँ से पाकिस्तान से दुबई चला जाता है, ये दूसरी कंट्रीज़ में चला जाता है, तो उसके अगेंस्ट में बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं। कितने तो पैसे मिल जाएंगे उसके अगेंस्ट, मुश्किल से उन पैसों से हम 2, 3, 4 लैपटॉप्स ख़रीद लेंगे और वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे। सो उन्होंने जो टर्शियरी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री पे जिनका फोकस, तो वो बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। डेवलपिंग नेशंस ऐसी प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं जिनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो क्वांटिटी आप मर्ज़ी जितनी बना रहे हो लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर किसी भी कंट्री को प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो टर्शियरी या सेकेंडरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करे। पाकिस्तान में अगर आप देख लें तो इंडस्ट्री भी बहुत कम है, टर्शियरी सेक्टर भी काफ़ी लाइक उसकी उतनी ज़्यादा उतना ज़्यादा हमारे यहाँ वो नहीं है टर्शियरी सेक्टर। ओके, सो नाउ मूविंग टू अनदर थिंग, चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1। अभी ये यूनिट 1 चल रहा है, आई थिंक कि यूनिट 1 की 2-3 वीडियोस मुझे बनानी पड़ेंगी ताकि उसके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएं। टोटल 6 चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, एंड आई विल ट्राई कि मिनिमम नंबर ऑफ़ वीडियोस के अंदर पूरा जो सिलेबस है वो मैं इंशाल्लाह कवर कर लूँ। ओके, सो एक और चीज़ जो यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के अंदर आती है वो है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और मिक्स्ड इकोनॉमीज़, किस तरह के सेक्टर्स या इकोनॉमीज़ होती हैं। प्राइवेट सेक्टर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी टेक्निकली कहते हैं। सो प्राइवेट सेक्टर इज़ द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन विच रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर ओन एंड कंट्रोल्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। लोगों के पास होते हैं, कंपनीज के पास होते हैं, एंड दे डिसाइड कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसके अलावा जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर आ जाता है, या पब्लिक सेक्टर को हम प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है या एक ऐसा कंट्री होता है जिसमें रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं और गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, सारे डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही होती है। जैसे डिक्टेटरशिप होती है, जब आर्मी डिक्टेटर्स आ जाते हैं तो वो फिर रूल करते हैं पूरी कंट्री के ऊपर, वो जो जैसे चाहते हैं वैसे होता है डिसीजन मेकिंग। इसी तरह से अगर हम नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप की बात कर लें तो वहाँ पे भी यही है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ईरान भी समहाउ उसकी एग्जांपल में आता है, रादर इट इज़ वेरी क्लोज टू द प्लान्ड इकोनॉमी और पब्लिक सेक्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग ज़्यादा होती है। उसके अलावा मिक्स्ड इकोनॉमीज़ आ जाती हैं,
मिक्स्ड इकोनॉमीज़ का कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड इस वक्त, वो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ यूजिंग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के। उन लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया ओवर द पीरियड कि गवर्नमेंट अकेली गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर ऑन अदर एक्सट्रीम अकेला प्राइवेट सेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता। जैसे अगर पाकिस्तान में एग्जांपल ले लें, नेशनल हाईवेज़, मोटरवेज़, इनकी एग्जांपल ले लें। इसी तरह दूसरी दुनिया में अमेरिका की एग्जांपल ले लें। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को कहा जाता है कि भाई आप इतनी बड़ी मोटरवेज़ और इतनी नेशनल हाईवेज़ इतनी लंबी लंबी पूरे पाकिस्तान में जाल बिछा दें, तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। सो इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन बड़ी ज़रूरी होती है। तो लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं, दोनों की इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़रूरी है। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज़, दोनों लोग अपना अपना रोल प्ले करें और अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करें ताकि कंट्री ग्रो करे और दोनों के पास ऑप्शंस हों कि वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करें। सो दिस वाज चैप्टर 1 and 2 ऑफ यूनिट नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो चैप्टर नंबर 3 से मैं स्टार्ट करूँगा और उसके बाद इसी तरह से जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ वीडियोस के अंदर आई कंप्लीट द इंटायर सिलेबस ऑफ ओ लेवल IGCSE बिजनेस स्टडीज़। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट वीडियोस होंगी उसके अंदर फिर मैं पास पेपर यानी पेपर 1 और पेपर 2 को भी डिस्कस करूँगा। उनको सॉल्विंग टेक्निक्स भी आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह ताला, और साथ साथ कुछ सैम्पल आंसर्स मैं आपको लिख के भी प्रोवाइड करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल आपको बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह ताला। आपके ओ लेवल्स में, AS में, A2 तक ये आपको चैनल हेल्प करेगा। तो आप इसमें इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।